नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ जुड़ गया हूँ और एक नए क्लास के साथ आप जुड़े हैं मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो आज हम लोग देख रहे हैं आप लोग कि आज हम लोग प्रोबेबिलिटी जानेंगे। प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट चैप्टर तो इस बार सिलेबस में है, लेकिन सेकंड वाला चैप्टर जैसे कि रैंडम वेरिएबल वाला चैप्टर इस बार नहीं है, तो उस बार नहीं जानेंगे। तो पहला वाला चैप्टर करेंगे। ओके, तो पहला वाला चैप्टर करेंगे, देखते हैं आगे क्या होगा। प्रोबेबिलिटी के बारे में तुम लोग लगभग कुछ दिमागी आइडिया है तुम लोग के पास कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, कि प्रोबेबिलिटी निकालना कैसे है, ये सब तुम लोग जानते हो। जैसे क्लास 9-10 में तो किए हो और क्लास 11 में भी थोड़ा किए हो कि प्रोबेबिलिटी निकालना कैसे है। तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी होता एक्चुअली ये है कि कोई भी रिज़ल्ट जैसे कि मान लेते हैं कि हम ब्लाइंड है, ठीक है, तो मुझे पता नहीं कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा। तो ये कैसे जानेंगे आज का मौसम कैसा है कि नहीं है, कैसे जानेंगे आज बारिश होगा कि नहीं होगा। तो ये होने के लिए मुझे क्या करना होगा, बारिश होगा कि नहीं होगा ये जानने के लिए मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ब्लाइंड हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा, तो लोगों को पूछना पड़ेगा कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो कि एक जने को पूछे हैं, ये यस बता रहे हैं और ये नो बता रहे हैं। हम दो जने से पूछे, एक जने बताया कि आज बारिश होगा, एक जने बताया आज बारिश नहीं होगा, ठीक है। फिर हम क्या किए, फिर हम 3 जने से पूछे, फिर बताया कि 2 जन बताए बारिश होगा और 1 जन बताया कि बारिश नहीं होगा। फिर हम 50% से पूछे कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा। तो मान लो कि 40% लोग बताए कि बारिश होगा और 10% लोग बताए कि बारिश नहीं होगा, ठीक। फिर हम क्या किए, फिर और ज़्यादा लोगों से पूछे, 100 लोगों से पूछे, फिर 70 लोग बताए कि बारिश होगा और 30 लोग बोल रहे हैं कि बारिश नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा लोग बढ़ाते जाएंगे, देखो अगर हम 1000 लोगों से पूछे कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे 950 लोगों ने बताया कि बारिश होगा और 50 लोगों ने बताया बारिश नहीं होगा। तो ये जो चांसेस है, चांसेस जितना ज़्यादा बढ़ेगा रिज़ल्ट मेरा उतना ही लगभग जाएगा। जैसे कि मेरा रिज़ल्ट देखो, बारिश होने का चांस यहाँ पे कितना होगा, ज़्यादा होगा। अगर 1000 जन से पूछे तो 1000 में मुझे बताया कि 950 लोगों ने बताया बारिश होगा, तो मतलब कितने परसेंट होगा, ये परसेंट हो जाएगा 95% लोगों ने बताया कि आज बारिश होने का चांसेस है और 5% लोगों ने बताया कि आज बारिश नहीं होगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है एक्चुअली वो पूरा का पूरा चांसेस ऑफ ऑकरेंस, कितना होने का चांस है। ये होने का चांस हमेशा 0% से 100% के बीच में ही रहेगा। 0% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी जानने के लिए कुछ डेफिनेशन जानना ज़रूरी है, ठीक है। पहले वो डेफिनेशन जान लेते कि क्या क्या होता है। डेफिनेशन के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। अच्छा, मैं एक नोट बना चुका हूँ, वो नोट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, थोड़ा देख लेना वहाँ पे। और आज वही डिस्कस करेंगे कि पहले प्रोबेबिलिटी का कुछ डेफिनेशन है वो जानेंगे। अच्छा, पहला डेफिनेशन जो है मेरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट होता ये है एक्चुअली, कोई भी ऑपरेशन जैसे कि मान लो, अच्छा पहले डेफिनेशन पढ़ लेते, ठीक है। एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। वेल डिफाइंड आउटकम, अच्छा ठीक है। तो मान लेते कि पहले एक तो कॉइन टॉस किया, ठीक है। एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, कॉइन टॉस करने से मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, एक तो हेड आएगा, नहीं तो एक तो टेल आएगा, ठीक है। वही हेड और टेल जो आया हुआ है इसको आउटकम कहते हैं।
आउटकम कहते हैं। हेड और टेल को हम क्या कहेंगे, आउटकम। ठीक है, अभी यही आउटकम अगर वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड का मतलब हम लोग सेट में जानते हैं कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं तो उसमें जो होना चाहिए, जैसे कि एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, उसमें 1 गिर सकता है, नहीं तो 2 गिर सकता है, ऐसा तो नहीं होगा। हेड नहीं तो टेल गिरेगा, इसी को कहते हैं वेल डिफाइंड। अच्छा, अगर हम एक डाई थ्रो किए तो डाई थ्रो करने में ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है, ये हो जाएगा मेरा एक एक्सपेरिमेंट। जैसे कि कॉइन टॉस किए, नहीं तो एक डाई थ्रो किए। अच्छा सॉरी, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन क्या बोले हैं, एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन ये बताए हैं कि एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए, अच्छा डेफिनेशन जान लेते पहले। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 कंडीशन। 1 कि दोनों कंडीशन है, पहला वाला कंडीशन क्या है, इट हैज़ मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम, एक से ज़्यादा आउटकम होना ज़रूरी है। एंड सेकंड कंडीशन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इज एडवांस, कोई एडवांस में हम आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये तो हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का देखो एक तो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि एक कॉइन टॉस करने के बाद जो टर्न होगा, टर्न अप ए हेड और ए टेल, बट वी आर नॉट श्योर which one of this result will be actually obtained। एक्चुअली रैंडम एक्सपेरिमेंट जब करेंगे, देखो ये एक कॉइन टॉस किए, कॉइन टॉस करने के बाद ही मेरा रिजल्ट ये हेड ही आएगा या टेल, हेड ही गिरने वाला है ये नहीं मालूम है मुझे, नहीं तो टेल, कोई एक तो गिरेगा, मुझे मालूम नहीं कि हेड ही गिरेगा। ये होता है मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा आउटकम एंड सैंपल स्पेस। वही बताया कि एक तो कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं तो मेरा जो इवेंट निकलेगा, मेरा जो आउटकम निकलेगा वो H एंड T है। H एंड T को हम आउटकम कहेंगे और पूरा सेट को हम सैंपल स्पेस कहेंगे। जैसे कि एक डाई थ्रो किए, उसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा, अच्छा नेक्स्ट जो है मेरा, देखो नेक्स्ट जो है मेरा इवेंट। अच्छा ये तो मैंने कह चुका हूँ कि ये मेरा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस है। फिर इवेंट किसको कहेंगे, इवेंट उसी को कहेंगे, देखो एक सबसेट, क्या डेफिनेशन क्या बता रहा है, बता रहा है कि ए सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस एसोसिएट विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसे कि एक इवेंट हम मान लेंगे कि एक तो मेरा इवेंट है जो रिजल्ट है सिर्फ हेड गिरने का चांस, तो हेड गिरने का जो इवेंट मेरा ए है, तो ए क्या होगा, ए मेरा सबसेट ऑफ एस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए जो इवेंट है मेरा सबसेट ऑफ एस है। ठीक है, तो फिर ए को हम क्या पाएंगे कि ए इज एन इवेंट। अच्छा फिर कुछ डेफिनेशन है, देखो क्या है, टाइप ऑफ इवेंट। टाइप ऑफ इवेंट के बारे में जानने के लिए क्या क्या इवेंट है देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इवेंट में है पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट किसको कहेंगे, मान लेते हैं कि एक तो कॉइन टॉस करेंगे तो इवेंट मेरा क्या होगा, सैंपल स्पेस मेरा क्या होगा, सैंपल स्पेस मेरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। हम बता रहे हैं, हम एक तो इवेंट ले रहे हैं कि ये मेरा इवेंट है जो है
7 गिरने का, 7 गिर रहा है, 7 गिर रहा है। तो 7 जो गिर रहा है वो मेरा एक तो अगर इवेंट पकड़ लेते हैं, ये 7 क्या होगा, 7 तो ना ही 7 सैम्पल स्पेस में है नहीं है, तो 7 हो जाएगा, 7 का रिजल्ट मेरा हो जाएगा एक्चुअली ए हो जाएगा मेरा 5, क्योंकि 7 गिरने का चांस 7 तो नहीं गिरेगा कभी भी। एक तो डाइस थ्रो किए तो क्या गिरेगा, 1 2 3 4 5 6 के अलावा नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे ए का रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरा 5 होगा, 7 नहीं रहेगा, सिर्फ 5 होगा, 7 नहीं गिरेगा कभी भी। तो ये हो जाता है मेरा ए हो जाएगा मेरा इम्पॉसिबल इवेंट। एंड श्योर इवेंट किसको कहेंगे, अगर बता रहे हैं, देखो एग्जाम्पल मैंने लिखी दिया वहाँ पे कि क्या बोला है, एंड द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 मतलब जो इवेंट होगा मेरा लेस देन 7 मतलब 1 2 3 4 5 6 जो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस होगा, जो इवेंट पूरा का पूरा सैंपल स्पेस होगा उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे तब उसको कहेंगे श्योर इवेंट, बस सर्टेन इवेंट। ठीक है, फिर है मेरा सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट किसको कहेंगे, सिंपल इवेंट उसी को कहेंगे, मान लेते कि एक तो उसमें अगर एक ही तो आउटकम है तो उसको कहेंगे सिंपल इवेंट, एक ही तो आउटकम अगर है तो उसको कहेंगे सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट किसको कहेंगे, कंपाउंड इवेंट का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन आउटकम, अगर एक आउटकम है तो सिंपल इवेंट कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो कंपाउंड इवेंट कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा है ये तुम लोग पढ़ लेना थोड़ा, इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट किसको कहेंगे, देखो क्या बोल के दिया हुआ है, द गिवन इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ none of them is expected to occur to preference to the other। जैसे कि in throwing an unbiased done all 6 faces equally likely event। जैसे कि मान लेते कि सैंपल स्पेस है मेरा 1.456, एक कॉइन थ्रो किए, ठीक है। एक कॉइन थ्रो करने के बाद मेरा जो रिजल्ट आएगा, देखो हम मान लेते कि ए इवेंट को माने हैं 1, सिर्फ 1 गिरे हैं, बी इवेंट को माने हैं सिर्फ 2 गिरे हैं, ठीक है। सी इवेंट को माने हैं सिर्फ 3 गिरे हैं। हर एक इवेंट मतलब हर एक आउटकम मेरा अगर इवेंट हो जाएगा तो सिंपल इवेंट, हर एक सिंपल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो सेम होगा। अगर सेम हो रहा है तो मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, मेरा इसको कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। अच्छा, नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब कहेंगे, जब दोनों इवेंट में मान लेते कि इसी को मान लेते हैं, देखो अगर डेफिनेशन एक बार पढ़ लो, क्या है, टू इवेंट ए एंड बी कनेक्टेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ई। टू इवेंट ए एंड बी, टू इवेंट कनेक्टेड विथ ए सैंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट ई एक मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट एक डाई थ्रो किए हैं, ये है मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट। ए एंड बी मेरा 2 इवेंट है कनेक्टेड विथ ई, ठीक है। नेक्स्ट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ हैपनिंग ऑफ वन एक्सक्लूडेड द हैपनिंग ऑफ द अदर, दैट इज इफ दे कैन नॉट ऑकर्स टुगेदर। मतलब ए इवेंट को माने हैं सिर्फ ऑड नंबर गिनने का गिर रहा है 5, और बी को माने हैं इवन नंबर गिर रहा है, तो दोनों इवेंट कभी भी एक साथ घटेगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या होगा, 5 होगा, हमेशा 5 होगा। ए इंटरसेक्शन बी हमेशा 5 होगा, ठीक है। तभी कहेंगे कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट जानने के लिए एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। एग्जॉस्टिव इवेंट होता क्या है, ए सेट ऑफ इवेंट कनेक्टेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट
is said to be exhaustive if at least one of the set is sure to be occur at every performance of the experiment। जैसे कि मान लेते हैं इसी को मान लेते हैं, देखो इसी को मान लेते हैं। देखो एस एक मेरा क्या है सैंपल स्पेस, ई मेरा सैंपल स्पेस कहाँ से मिला, इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक मिला सैंपल स्पेस मेरा, और ए और बी इवेंट जो है मेरा कनेक्टेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट ई। तो यहाँ पे अगर ए और बी का रिजल्ट, ए यूनियन बी का रिजल्ट अगर एस होगा, सर्टेन इवेंट होगा, तभी कहेंगे ये पूरा का पूरा ए एंड बी एग्जॉस्टिव इवेंट है। ठीक है, ए और बी का यूनियन का रिजल्ट अगर एस हो रहा है तो कहेंगे मेरा एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल पढ़ लेना थोड़ा। अच्छा नेक्स्ट जो है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, देखो इसी एग्जाम्पल को लेके अब पढ़ लो डेफिनेशन पहले। लेट ए बी एन इवेंट इज एन सैंपल स्पेस एस, then complementary of A is set of all outcome which are not in A and it is denoted by A dash। जैसे कि A मेरा है, यहाँ पे देखो A मेरा है, A सैंपल स्पेस से कनेक्टेड है, यहाँ पे A का रिजल्ट 135, तो A कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा मेरा 246। ठीक है, ये हो गया मेरा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अच्छा नेक्स्ट अभी जानेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, ये सब डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट जो है मेरा, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये तो हो गया मेरा एक टू इवेंट। तो ए जो इवेंट है मेरा, उसका प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट कैसे लिखेंगे, पी ऑफ ए, ब्रैकेट में ए लिखेंगे, और बोलने का टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं तो पी ऑफ ए बोलेंगे। तो पी ऑफ ए का रिजल्ट कितना होगा, यहाँ पे सैंपल, ये जो ए घट रहा है सैंपल स्पेस के मुताबिक घट रहा है ये, तो सैंपल स्पेस में जितना आउटकम है, टोटल आउटकम कितना है 6 ठो, और ए में जितना एलिमेंट, ए जो एलिमेंट घट रहा है उसी में जितना आउटकम है वो हो जाएगा ये। तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा मेरा 1/2, क्योंकि कट गया 3 2 जा 6। उसी के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो घट रहा है किस सैंपल स्पेस के मुताबिक घट रहा है, एस सैंपल स्पेस के मुताबिक। तो एस में कितना सारा एलिमेंट है, टोटल आउटकम कितना है 6 ठो, टोटल आउटकम नीचे होगा, और ऑकरेंस आउटकम जैसे कि बी का प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, बी में कितना आउटकम है 3 ठो, तो ये 3/6 हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट मेरा 1/2 हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अच्छा ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी जान लिए हैं। अभी प्रोबेबिलिटी निकाल, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट हमेशा मैंने शुरू में बताया, देखो क्या बोले प्रोबेबिलिटी होता है या ये है चांसेस ऑफ परसेंटेज, और चांसेस ऑफ परसेंटेज का रिजल्ट कितना होना चाहिए, 0% से लेके 100% के अंदर, इसके अंदर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे उसी के मुताबिक प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में ही रहना चाहिए, 0 से लेके हमेशा 1 के बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट कितना होना चाहिए 1। ये याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, ये दोनों याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत ही यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा नहीं तो ये एक बार बता देते हैं कि कैसे आया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा ए देखो, ए ये है मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 2 4 6, तो यहाँ पे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, टोटल एस हो जाएगा। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ एस का रिजल्ट कितना होगा, एस का रिजल्ट होगा एस में, अच्छा टोटल आउटकम, एस जो इवेंट है मेरा टोटल आउटकम कितने को है 6 ठो, और एस में कितने घट रहा है 6 ठो ही घट रहा है, तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 हो जाएगा, हमेशा 1 हो जाएगा। यहाँ पे पी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हमेशा एस होता है।
तो यहाँ पे ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब बताए वो वहाँ पे बताना भूल गए हैं, ठीक है। वहाँ पे बताना चाहिए था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इसीलिए 1 हो जाता है ये वाला रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखो एक्सियम ऑफ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का जो मेन डेफिनेशन है वो पहले जान लेते हैं। देखो क्या है, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस किसको कहते हैं जान लियो, ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ई, रैंडम एक्सपेरिमेंट ई के मुताबिक। अच्छा ई जैसे और एक बार बता देते हैं, मान लेते हैं ई एक तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है मेरा, डाई थ्रो की है, तो सैम्पल स्पेस एस मेरा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। एंड ए बी एंड एनी इवेंट, तो ए को एक इवेंट मान लेते जो ऑड नंबर गिनने का चांस, ठीक है। तो ए इवेंट मेरा कितना हो जाएगा 1 3 5, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या बोल के दिया हुआ है, ए बी एंड एनी इवेंट कनेक्टेड विथ ई। कनेक्टेड विथ ई मतलब उसी एक्सपेरिमेंट के साथ कनेक्टेड है, जो ए सबसेट ऑफ एस होना चाहिए, ए सबसेट ऑफ एस होना चाहिए। ए रियल नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एसोसिएट विथ ए इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, ठीक है। अच्छा नहीं तो और एक बार बता देते हैं, एक बार ध्यान से देख लो कि क्या क्या मैंने कहा कि ई मेरा एक ठो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ई एक ठो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे ई क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट, डाई थ्रो, थ्रोइंग ए डाई। एस मेरा सैंपल स्पेस क्या निकलेगा, एक डाई थ्रो अगर कर रहे हैं तो 1 गिरेगा, नहीं तो 2, नहीं तो 3 4 5 6 ऐसे गिर सकता है। तो इवेंट ए एक तो इवेंट है मेरा कनेक्टेड विथ ई, रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ कनेक्टेड है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ अगर कनेक्टेड है तो ए का इवेंट हम मान लें कि ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर क्या होगा 1 3 5, ऑड नंबर गिनने का चांस 1 2 1 3 5। तो ये इवेंट का प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट क्या होगा ए। तो एक्सियम बता रहे हैं इस प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट हमेशा क्या होगा, इस प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट हमेशा 0 से 1 होगा, हमेशा 0 से 1 होगा, ठीक है। अगर कनेक्टेड विथ बहुत सारा इवेंट निकलता है, जैसे कि अच्छा बता दे रहे ये वाला रिजल्ट हमेशा होगा, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एस का रिजल्ट हमेशा 1 होगा। एंड मान लेते कि ए के मुताबिक, अच्छा ये ऑड है और बी जो है मेरा 2 4 6 ये मेरा है इवन नंबर। तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ए यूनियन ऑफ बी इजिकल्स टू एस होना चाहिए, ठीक है। ए बी यूनियन ऑफ इजिकल्स टू एस होना चाहिए, एस तो हो ही रहा है। तो इसके मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होना ज़रूरी है, ठीक है। एक बार देख लेना डेफिनेशन तो एक बार देख लेना, मैंने पूरा बता दिया। अच्छा नेक्स्ट है मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन प्रोबेबिलिटी का एक बार डेफिनेशन और जान लेते हैं, ठीक है। क्या डेफिनेशन बता के दिया हुआ है, लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट एसोसिएट with the sample space of a random experiment, then the condition probability of an event A is given that B has occurred। अच्छा तो ये दिया हुआ, मान लेते कि अच्छा देखो ये है राम, ये है सैम। अच्छा राम एग्ज़ाम दे रहा है राम, सैम एग्ज़ाम दे रहा है लेकिन राम से देख कर एग्ज़ाम दे रहा है, राम से देख कर एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है। तो
राम से देख देख कर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सैम का एग्ज़ाम में पास होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा जो राम पास कर चुका है। अगर राम पास कर चुका है तो सैम का पास करने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ये हो गया मेरा कंडीशन। क्या बोले देखो, राम एक तो इवेंट है, जैसे कि राम एग्ज़ाम दे रहा है, सैम भी एक तो इवेंट है, सैम को मान लेते हैं कि सैम एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन सैम जो एग्ज़ाम दे रहा है वो राम के देख देख कर एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सैम का पास होने का प्रोबेबिलिटी पूरा सैम के ऊपर डिपेंड, राम के ऊपर डिपेंड है। अगर राम पास भी कर चुका है तो सैम का पास होने का प्रोबेबिलिटी कितना ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा 100%, क्या 50%, क्या 45%, क्या 65%, कुछ भी हो सकता है। तो पूरा का पूरा डिपेंड है राम के ऊपर। जो कंडीशन है मेरा वो हमेशा ये नीचे बैठ जाएगा, समझे हो। ये जैसे जब बोलेंगे जब तब बोलेंगे बी कंडीशन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए। यहाँ पे सैम का पास होने का चांस पूरा राम के ऊपर डिपेंड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगा, कंडीशन ऑफ आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कंडीशन ऑफ आर, मतलब आर कंडीशन एस निकालेंगे हम, ठीक। कि और एक बार बताएं, अच्छा और एक बार बताएं, नहीं तो रिपीट सुन लेना एक बार क्या बोले। ये होता है मेरा कंडीशन प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी वही बताएं कि राम है, ये राम, सैम पूरा राम से देख देख कर लिखा है एग्ज़ाम में, तो सैम का पास होने का चांस कितना है, सैम का पास होने का चांस कितना है अगर राम पास नहीं किया हुआ है। नहीं तो क्या हुआ है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सैम राम के ऊपर डिपेंड है। जो कंडीशन होगा वो हमेशा नीचे होगा। कंडीशन जो होगा ये ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रिजल्ट होगा, ठीक है। आर कंडीशन एस, यहाँ पे एस का रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। हमेशा एस का रिजल्ट निकालेंगे कब, जब आर पास कर चुका होता, तब एस का रिजल्ट कितना होगा। तो यहाँ पे ए और बी में ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, मतलब ए घट चुका है तब बी घट चुका है, फिर ए का रिजल्ट क्या होगा तुम वो निकालो। तो उसका रिजल्ट हो जाएगा एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों इवेंट है तो ऊपर बैठ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे जब बी है तब प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये वाला रिजल्ट हमेशा याद रखना होगा। देखो यहाँ से दो ठो रिजल्ट निकल सकता है, जैसे कि ये वाला रिजल्ट हुआ। अच्छा, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी अगर हुआ तो हम ये लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हम एक बार देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, नहीं तो बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है। अच्छा, समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बोलना मैं ये चाहता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी लिख सकते हैं, नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी लिख सकते हैं। दोनों का रिजल्ट ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। देखो, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, ये भी आंसर यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये जब प्रॉब्लम करेंगे ना तब यूज़ करेंगे। देखो अच्छा, नेक्स्ट है मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है
थोड़ा डिटेल्स में देख लो, वही मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में दोनों रिजल्ट हम यूज़ कर सकते हैं, वही मैंने बता दिया। अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर 3 ठो इवेंट रहा तो भी मैंने लिख दिए, वो डिटेल्स में थोड़ा देख लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट कब कहेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट तभी कहेंगे जब, देखो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन डेफिनेशन पढ़ लो एक बार, देखो क्या बोल के दिया हुआ है। अच्छा, लेट E and F are two event connected with a random experiment। E and F two event मान चुके हैं, connected with a random experiment। Two event E and F are said to be independent if occurrence or non-occurrence of one event does not affect the occurrence or non-occurrence of the other event। मतलब एक इवेंट जब ऑकर कर रहे हैं, दूसरे इवेंट जब ऑकर नहीं कर रहे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं फैल रहा है, तो देन टू इवेंट को कहेंगे इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ये रिजल्ट होना ज़रूरी है। देखो जैसे कि यहाँ पे ये करके दिया हुआ है, बताया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशन एफ, तो इसका रिजल्ट ये ई और एफ के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। मतलब जब एफ घट रहा है ना, एफ जब घट रहा है तो ई के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। ई के ऊपर अगर डिपेंड नहीं है, ई के ऊपर अगर डिपेंड नहीं है, एक्चुअली इसका रिजल्ट होता क्या है? एक्चुअली होता क्या है? एक्चुअली होता रिजल्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये रिजल्ट होता है। तो ई के ऊपर अगर डिपेंड नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई का रिजल्ट हम लिख पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। उसी तरह यहाँ पे लिख पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कट जाएगा। तो देखो ये हमने क्यों बताएं कि जब इंडिपेंडेंट, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होगा, इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो एफ इंटरसेक्शन ई का रिजल्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो यहाँ पे देखो ई जब एफ जब घट रहा है तो एफ के कंडीशन के मुताबिक घट रहा है, लेकिन ई के कंडीशन के मुताबिक घट रहा है, लेकिन एफ घटने के लिए ई का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका कुछ मतलब ही नहीं है, ये ऑकर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो कंडीशन है जो पहले घट चुका है इसका ऊपर कोई कुछ डिपेंड नहीं है, इसीलिए इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तब क्या होगा, सिर्फ यही वाला रिजल्ट रहेगा, ये वाला रिजल्ट नहीं रहेगा, तब कहेंगे टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, प्रॉपर्टीज में देख लो, इफ A or B independent then A and B complement are also independent, A complement and B are also independent, A complement and B complement are also independent। ठीक है, ये सभी के सब इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, फिर मैंने जो रिजल्ट दिया देखो कर दिए हैं वहाँ पे अच्छा कुछ रिजल्ट हमने लिख दिए हैं यहाँ पे देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे अगर इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर होगा,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का रिजल्ट कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर 3 इवेंट के लिए हमने बता दिया है कि क्या होगा। नेक्स्ट जो राइट साइड में जो देखो नेक्स्ट पेज में हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला हमने लिख दिए हैं, वो एक बार देख लो। उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये वाला रिजल्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को लिख सकेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कहेंगे बी इंटरसेक्शन ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये वाला रिजल्ट बहुत ही बार यूज़ होगा एंड बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, एक बार फार्मूला वगैरह देख लेना, ये दो फार्मूला। सबके सब बहुत बार यूज़ करेंगे, 3 4 बहुत बार यूज़ होगा, 2 अच्छा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चल जाते हैं। देखो पहला वाला प्रॉब्लम क्या है, पहला वाला प्रॉब्लम ये आ गया तुम लोगों का स्क्रीन पे। फर्स्ट प्रॉब्लम, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या बताया दिया हुआ है, देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फाइंड प्रोबेबिलिटी सी, सही है। और बता के दिया हुआ है ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल्स टू दिस है, प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3 ऑफ प्रोबेबिलिटी सी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो क्वेश्चन था। आंसर मेरा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बता दिया हुआ है, तो इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, मतलब ये वाला रिजल्ट 1 हो जाएगा। समझो, एग्जॉस्टिव होगा तो ये वाला रिजल्ट, ये एक्चुअली ये दिस इज इक्वल्स टू पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो जाता है, तो इसका रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, मतलब 1 हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या लिख पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्योंकि ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जगह क्या लिख पाएंगे, 2/3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जगह क्या लिख पाएंगे, 3 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और प्रोबेबिलिटी सी तो प्रोबेबिलिटी सी है इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट लाइन में प्रोबेबिलिटी बी के जगह क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, 2/3 इंटू 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सी प्लस 3 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 3 कट जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में क्या आंसर आएगा, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स बचा हुआ है, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स, मतलब 3 1 4 2 6, दैट्स इम्प्लाई 6 टाइम ऑफ पी सी इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट लाइन पे लिख पाएंगे पी सी का रिजल्ट हो जाएगा 1/6। ठीक है,
अच्छा नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल 2 बहुत कुछ दे दिया है प्रोबेबिलिटी होने के लिए, और बता दिया है कि ए बी सी इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल 2 बता दिया है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू एस है, मतलब ए बी सी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। एंड बता दिया है, साथ ही साथ बता दिया है कि ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ ही मेरा एग्जॉस्टिव है। तो ये होने के लिए मेरा क्या लिख पाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट 1 हो जाता है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिख पाएंगे इज इक्वल्स टू 1। ये 1 होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट कंडीशन पे देखो क्या दिया हुआ है ए। अच्छा फर्स्ट जो है मेरा फर्स्ट जो प्रॉब्लम है, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 हो रहा है, 0.04 प्लस 0.52 नॉट इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर ये प्रोबेबिलिटी नहीं रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड कंडीशन पे देखो, सेकंड प्रॉब्लम में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का रिजल्ट क्या होना चाहिए 1। ये 1 दिया हुआ है, मतलब ये कंडीशन दिया हुआ है 1 होगा, तो ये अगर 1 होगा तभी प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई कर पाएगा सेकंड वाला। थर्ड वाला देखो अच्छा हो गया ठीक। नेक्स्ट देखो थर्ड कंडीशन पे देखो, थर्ड कंडीशन पे क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ कितना 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ कितना 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी रिजल्ट दिया हुआ है 0.2। ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यूनियन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0.2। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट दिया हुआ कितना 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0.2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का रिजल्ट कितना हो जाएगा 0.2 माइनस 0.4 मतलब माइनस 0.2। ये कभी भी नहीं होगा, मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट तुम लोग जो बचा हुआ है वो होमवर्क रहेगा, घर में ट्राई करना, हो जाएगा ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रॉब्लम। थर्ड नंबर प्रॉब्लम, पहला वाला प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन b is equals to 1/6। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ठीक है। तो ये मेरा दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a is equals to 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ b is equals to 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b is equals to 1/6। तो a यूनियन का रिजल्ट निकालने के लिए पहला जो प्रॉब्लम है मेरा, अच्छा ये तो 1 का ही है, पहला प्रॉब्लम है मेरा a यूनियन b का रिजल्ट। ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या होता है, ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला रिजल्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट कितना हो जाएगा 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट
1/6। तो नेक्स्ट लाइन में रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे मेरा रिजल्ट हो जाएगा एलसीएम मेरा 6 हो गया, 6 हो गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6 4 प्लस 2 3 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1 मतलब 4 + 6 / 6 मतलब 1 रिजल्ट हो गया। ठीक है, 1 हो गया। ओके, पहला वाला रिजल्ट हो गया। सेकंड वाला रिजल्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाला रिजल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला रिजल्ट लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का रिजल्ट हो गया मेरा 1। तो नेक्स्ट जो मेरा रिजल्ट निकालने को लिए क्या है, देखो क्या है, क्या पूछे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए, बी कंडीशन ए का रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अभी ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट कितना है 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट कितना है 1/2, 2 3 जा 6 मतलब फाइनल रिजल्ट हो जाएगा मेरा 1/3। साथ ही साथ पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी का रिजल्ट, ए कंडीशन बी का रिजल्ट कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ये नीचे है। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट कितना है, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट है 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट 2/3 है, 3 2 जा 6 तो यहाँ पे 1/2 4 हो गया, 1/4 मेरा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, ये तो रिजल्ट हो गया। वन बाई 3 एंड 1/4। अच्छा नेक्स्ट पूछा है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला रिजल्ट। अच्छा ये वाला रिजल्ट अगर पूछे हैं तो ये वाला रिजल्ट कहाँ से आता है, देखो तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये पूछे तो ये वाला रिजल्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। याद आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट बिठा देंगे कितना 2/3 इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हो जाएगा 2/3 - 1/6। तो मेरा एलसीएम 6 हो गया, 3 2 जा 6 4 4 - 1 मतलब 3/6 मतलब 1/2 मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये अंदर वाला रिजल्ट क्लास 11 में किए थे डी मॉर्गन्स लॉ। देखो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी उसका होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसका होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, देखो ब्रैकेट लगा के होल कॉम्प्लीमेंट दिए, तो होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब हम देखो यहाँ शुरू में किए, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट कितना होगा 1 बताए थे। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको क्या लिख पाएंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख पाएंगे, क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। देखो दिस प्लस दिस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1, इसी के मुताबिक तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा 1 माइनस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का रिजल्ट 1 था, तो 1 माइनस 1 का रिजल्ट 0 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट 0 हो सकता है, 0 से लेके 1 के बीच में रहना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट जो पूछे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन यूनियन, ए कंडीशन बोल रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, कंडीशन बता रहे हैं, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट होगा, अगला बार भी मैंने कंडीशन बता चुके हैं सॉरी, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट होगा। तो
तो ये भी डी मॉर्गन्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इसका होल कॉम्प्लीमेंट। उसी के मुताबिक ये वाला रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट 1/6 है, 1 माइनस 1/6 मतलब 5/6 हो गया। ठीक है। अच्छा, हो गया ये वाला रिजल्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो दिया हुआ देखो, नेक्स्ट जो पूछा है 4 डेफिनेशन के बारे में पूछा है। तो पहला वाला है इक्वली लाइकली होगा, तो हर एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी सेम होना ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो पहला वाला इक्वल लाइकली नहीं होगा, क्योंकि दिस इज नॉट इक्वली लाइकली बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वली लाइकली। सेकेंड जो है, ये तो पहला था, सेकेंड जो है, सेकेंड क्या है, सेकेंड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए क्या होना जरूरी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना जरूरी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन का रिजल्ट तो 1 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट है 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट है 1/2। इसका रिजल्ट क्या होगा देखो, तो ये हो जाएगा मेरा 6, ये हो जाएगा 4 प्लस 3 मतलब 7/6। कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ये वाला रिजल्ट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसका इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का सम का रिजल्ट कितना आ रहा है, 7/6 और ये 1, ये सेम होना ज़रूरी है तभी होगा। इसीलिए देयरफॉर ए एंड बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये भी नॉट होगा, ये भी नॉट होगा। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला बोल रहे एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, एग्जॉस्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब 1 होना ज़रूरी है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिव होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का रिजल्ट मेरा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 1 मतलब ये वाला रिजल्ट यस होगा। ठीक है, थर्ड कंडीशन मेरा यस होगा क्योंकि यूनियन का रिजल्ट अच्छा। फोर्थ मेरा जो है, फोर्थ क्या दिया हुआ है, फोर्थ है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना जरूरी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना जरूरी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट यहाँ पे 1/6 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का रिजल्ट 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का रिजल्ट 1/2 मतलब कितना रिजल्ट होगा 1/3। 1/3 एंड 1/6 सेम, नॉट, देयरफॉर ये नो होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 4 अच्छा, नेक्स्ट और बहुत सारा प्रॉब्लम है, तुम लोग घर में करोगे लेकिन 2-4 प्रॉब्लम हम करवा देते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 4 देखो क्या बताया दिया हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 4 होगा कि नहीं होगा, प्रॉब्लम नंबर 4 अच्छा ठीक है, घर में ये सब ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो हम करवा देंगे, बताना अगर नहीं हो रहा है तो। हो जाएगा, ट्राई करो, प्रॉब्लम हम पूरा का पूरा बता दिए हैं, घर में ट्राई करो, देखो ज़रूर होगा घर में।